आज अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से संगठन के आगामी एजेंडे पे बातचीत की गई। कोविड के बाद से, जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से श्रमिकों की स्थितियां बहुत तेज़ी से बदली हैं और आज की बैठक की चर्चा में निकल कर के आया कि आने वाले समय पे श्रमिकों का इसके ऊपर और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आज की बैठक में पूरी चर्चा की गई थी कि कोविड के दौरान क्या ऐसी चीज़ें थी जहां जिन्होंने मजदूर वर्ग की पूरी मदद की थी। तो उसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से निकल के आई थी कि जहां संगठन है, लोग संगठित हैं, लोग एक साथ हैं, वहां पे लोगों को परेशानियां कम हुई, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, ज़रूरतों के अनुसार एक दूसरे की उन्होंने मदद की। इस मदद के अलावा उन्होंने पहल की वहाँ पर जहाँ सरकारी योजनाओं का उनको ठीक से फ़ायदा मिल पाए। सरकार ने जो भी योजनाएं अनाउंस की, सरकार ने जो भी फ़ायदे किए, तो इन संगठनों ने उनको खुद ने अपनाया और भी अपने क्षेत्र में लोगों को किया। जैसे नरेगा के काम सबसे पहले उन क्षेत्रों में आरंभ हुए। लोगों के लिए बैंकों तक पहुंचने का काम, सरकारी इतना पैसा लोगों के खाते में सरकार द्वारा हस्तांतरित किया गया, वो जानकारी प्रसारित करने का काम संगठन के द्वारा किया। और आज की समीक्षा में भी ये लगा कि जो सरकार की व्यवस्था थी जिसमें नरेगा और सीधा आर्थिक सहायता दी गई थी सरकार के द्वारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और नरेगा ने एक तरह से जो सरकारी व्यवस्था थी जो पटरी से उतरी हुई थी या चरमराई हुई थी, उसको काफ़ी हद तक सुधारने का काम किया। जैसे लोगों को राशन समय पे मिलने लग गया, योजनाओं का पैसा समय के ऊपर आने लग गया, नरेगा के काम खुल गए, लोगों को मिलने लग गए। तो अब संगठन का आने वाले 6 महीनों में जो एजेंडा बनाया उसमें प्रमुख उद्देश्य यही है कि कैसे जो ये चरमराई हुई सरकारी व्यवस्था पटरी पे आई है, इसको वापस बेपटरी ना होने दिया जाए। हर पात्र व्यक्ति को उसके लिए सरकार की योजना का फायदा मिले। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दस्तावेजों की कमी के कारण इनसे वंचित हो जाते हैं। बैंक की डायरियाँ अपडेट नहीं हो पाती, उनको जानकारी नहीं होती, तो वो फिर योजनाओं का फ़ायदा नहीं ले पाते, या पैसा आने के बाद भी उनको नहीं होता कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो समझ पाए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि संगठन ने तय किया है कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारियों का प्रसार करना, लोगों को ये बताना कि उनकी क्या अधिकार हैं, वो किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, इनका फ़ायदा वो कैसे ले सकते हैं, जिनका फ़ायदा ले रहे हैं उनकी जांच वो कैसे कर सकते हैं, जन सूचना पोर्टल का इस्तेमाल करना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आज चर्चा की और संगठन ने अपने आने वाले 6 महीने का एजेंडा बनाया। धन्यवाद। है ना। साथ ही दूसरा जो मुद्दा था कि बड़ी संख्या में प्रवासी स्थानीय श्रमिक और युवा हैं जो बेरोजगार हुए हैं और अभी तक उनको उनके काम धंधे वापस नहीं मिले। तो संगठन ने अपने आगामी एजेंडे में तय किया है कि संगठन उनके लिए रोजगार के अवसरों से जोड़ने का काम करेगा जो ऑलरेडी उपलब्ध है, जैसे कि स्टेप एकेडमी या अन्य प्रशिक्षण संस्थान जहां पर लोगों के लिए प्रशिक्षण के विकल्प उपलब्ध है और लोग कोई नए हुनर का काम सीखना चाहते हैं तो उनको हुनर के कामों के साथ जोड़ा जाएगा। जो सीधी नौकरियों के अवसर तलाशना चाहते हैं उनको उपलब्ध सीधी नौकरियों के अवसरों से जोड़ा जाएगा, इसमें स्टेप एकेडमी की मदद ली जाएगी। इसके अलावा जो ऐसे प्रवासी लोग अपने गांव वापस आ गए और अब वापस नहीं जा रहे और यहीं खुद का कुछ छोटा मोटा काम धंधा या रोजगार करना चाहते हैं, वो रोजगार स्वरोजगार दुकान से जुड़ा हो सकता है, खेती से जुड़ा हो सकता है, पशुपालन से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो उनको उनके स्वरोजगार करने में उनको मदद देना, मदद है वो आर्थिक मदद भी और तकनीकी मदद भी, तो वो काम संगठन के द्वारा किया जाएगा। और जो लोग नरेगा में काम करना चाहते हैं तो उन लोगों को फिर नरेगा के मार्फत भी रोजगार दिलाने का काम संगठन के द्वारा किया जाएगा। अपन ने ये किया था कि अरावली हमारा संगठन है बड़ा, आपने ये सब तय किया था अरावली हमारा, क्योंकि केंद्र लेवल का प्रतिनिधि का राज्य लेवल तक तो अपन बहुत ही अच्छा प्रतिनिधित्व हो रहा है, अपन दिल्ली लेवल पे भी अपन अच्छा वो नेतृत्व हो रहा है। क्योंकि ब्लॉक लेवल पे अपन छोटे छोटे संगठन जितने भी थे, अब जरगा जी थे, सोमेश्वर थे, चाहे हमारे बालाजी संगठन है या अपने रामदेव संगठन, छोटे छोटे संगठन सब अरावली के साथ मिलकर काम करेंगे। अरावली मेन रहेगा, स्तंभ ये रहेगा। अपन ने निर्णय किया था कि अपन संगठन को आगे ले जाना है, अपने लोगों को सदस्यता अभियान चलाना है, सबको सदस्य और बनाना है, संगठन को कैसे मजबूत, मुद्दे क्या है, क्षेत्रीय मुद्दों पे बात की थी, कोई क्षेत्रीय मुद्दे जो है नाली, रोड, पानी, इस पर भी अपन ने बात की थी। इसके अलावा राजनीतिक में अपनी भागीदारी, तो राजनीतिक में अच्छी भागीदारी हुई, इस बार भी अपने अच्छे वार्ता भी जीते हैं।
सरपंच भी जीते, उसका प्रमाण अपना देवीलाल जो है जो हमारे बीच में से निकला था वो देखो सरपंच बन गया। तो कहीं कहीं अपन जो समाज सेवा करते हैं, अपन संगठन के साथ है, अपना प्रणा बहुत मजबूत है, अच्छा रिजल्ट आया। तो मुझे लगता है अपन सबको मिलके संगठन के लिए और आगे क्या करना चाहिए। कोरोना काल अभी आया तो कोरोना काल में बहुत सारे बदलाव किए, कैसे हमें रहना है, जैसे शायद उनका जो सवाल था देवलाल जी का, वो तो ठीक है, मिलके रहना चाहिए, आप कह रहे हो अच्छी बात है। उनका सवाल जो था वो ये था कि अरावली संगठन एक पूरी छतरी, एक तरह से यही है ना, एक छतरी है पूरी की पूरी, वो 10 तानी 12 तानी जो भी समझ लो, और हर संगठन अपने आप में एक तानिया है। तो एक छतरी के रूप में अरावली संगठन जो और संगठन है उनके लिए या उनके बारे में क्या सोचता है? ये कहना चाह रहा हूँ, सदस्य मतलब जो छोटे छोटे संगठन बने हैं, सदस्य की बात करो कहना, कहाँ से सदस्य नहीं है ये, और शुरुआत करनी है नए साल की, ये बात होती है। सही बात है पंजी, पर पहली पुरानी जो मंदी बातें है ना, हमारे को कहना है कि मन में काय दुख पीड़ा है, पहले तो वो काटा होगा, वो जितने नहीं काटा है तो वो फिर मतलब कुछ मतलब मन में कुछ और बात कुछ और कर दे, और फिर अपन ही उठ के जाएंगे, फिर हम ही कहेंगे, हम भी कहते हैं बहुत सारी मीटिंगों में, मैंने भी कहा होगा, मैं कहता भी हूँ, अरे यार काय यार टाइम खोटी भी होते यार, काय नहीं वगे की बात करनी वेगी। तो क्या हमको ये करना चाहिए क्या वाकई में? नहीं करना, हमको जो बात करनी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बच्चे की तरह गाड़ मत दो, तो देगा जी देगा, ठीक है, लेकिन वो मन की बातों में बात तो करे। हो सकता है हम कोई समाधान निकाले, हो सकता है नहीं निकाले, उसमें लड़ाई हो जाए हमारे, हो गई तो हो गई लड़ाई, उसमें क्या हो रहा है, संसद में भी तो होती है ना लड़ाई, लोकतंत्र वही जिंदा है। जो छतरी बनी हुई है ना, उसमें 12 तानी लगी हुई है, तो उस छतरी की डांडी से और तारी से संपर्क बराबर रेगुलर होना चाहिए, ताकि जो मतलब जिला स्तर पे बात हो रही है वही बात ब्लॉक स्तर पे भी होनी चाहिए। सदस्यता की जहाँ बात आती है तो जिला स्तर पे जो तय होता है वो ब्लॉक स्तर पे होता है, और जब तक ब्लॉक और जो जिला स्तरीय जो घटक है वो अरावली दोनों एक साथ में एक तार नहीं होंगे, तब तक ये ढांचा आगे कैसे बढ़े। इसके बाद बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आज जो पुराने अरावली वाले जो मेंबर थे वो हैं, लेकिन नए ब्लॉक जो अधिकारी हैं, ब्लॉक पद अधिकारी वो आज मौजूद है। ये बढ़ाने के लिए तो अपने मतलब इन्विटेशन किया है। ये हो वैसा हो, वो बात हम सब करते हैं, नेताजी भी करते हैं, हम भी करते हैं, रोना भी चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, या जैसा भी सुनते हैं, जैसा भी राजनीति ना पहले शांति का संगठन से हो, तो वो सब तो अपने अपने क्षेत्रीय संगठन हमारे अपने हैं, और जिनको हमने शुरू किया था, कहीं कहीं जगह वो पहचान अब अरावली में ही कन्वर्ट हो गई है ना, धीरे धीरे देखते हैं तो वो पहचान फिर अरावली संगठन में कन्वर्ट हो गई, और वो शायद पुराने संगठनों की पहचान धीरे धीरे अपनी कई जगह कम हो गई। उसमें कोई बुराई नहीं है, वो अच्छी बात भी है कि लोग शायद अरावली से इतनी नजदीकी उन्होंने अपनी समझी कि उनकी पहचान ही अरावली बन गई है ना। जैसे उदाहरण लेते हैं तो शायद गोकुंदा सायरा या जो भी है वहाँ पे पहचान ही वो अरावली बन गई है पूरा, शायद उनका अपना परिचय भी अरावली मजदूर संगठन के रूप में ही होने लग गया है। कहीं पर जो है अभी पहचान वो नहीं, अभी मतलब अपनी स्थानीय पहचान भी मौजूद है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं हमारे में है ना, वो होनी भी चाहिए अपने। तो अब उसमें क्या हम सब लोग अरावली से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि नहीं करते, मुद्दे की बात ये है। और नहीं करते हैं तो कहाँ बाधाएं आ जाती हैं, कौन से ऐसी बाधाएं हैं जिनकी वजह से हम महसूस नहीं करते अरावली से जुड़ा हुआ। मतलब क्या मिला है और क्या तकलीफ है, लेकिन मन की बात कोई करता नहीं है। अरावली से अपन किसी को तकलीफ नहीं है, क्योंकि अरावली संगठन ने एक ऐसा काम किया है अपने छोटो संगठनों के साथ में, क्योंकि वो जुड़ा भी एक ही है भाई, बेटे थे लेकिन दादाजी वही है, लेकिन उनसे इतना फर्क पड़ा अपने कि जिस जगह अपन जाके खड़े रह गए और अपने अरावली का नाम पढ़ रहा है, वहाँ मतलब मैंने ये देखा है कि सरपंच तो ठीक है लेकिन एमएलए भी झिझक रहे। अरावली से अरावली की तरफ से कुछ साथी ऐसे हों है ना जो फिर इन सब चीजों की तरफ ध्यान रखे। देखो संबंध और रिश्तेदारियां तो दोनों तरफ से चलती हैं। अब आप एक किसी के यहाँ जाते रहोगे, आपके बुआ सा की रिश्तेदारी में गए और बुआ सा आपके यहाँ नहीं आई, तो फिर आप जाओगे क्या? हो जाता बोलो कतरे हो गए यार। मैं ये इस तरह के उदाहरण बता रहा हूँ
और ये बड़ा असंतोष खड़ा करते हैं सब जगह पे। चार भुजा पे भी हम आज बात कर लेंगे भाई वहाँ, अब जरूरी नहीं है ना फिर हर जगह संगठन रखना है। वो लोग अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, वो लोग अलग कुछ करना चाहते हैं तो वो अलग करें फिर अपने से। हम भी संगठन के रूप में बैठ के वो निर्णय ले लें, या उनको दिक्कतें आ रही हैं तो उसको उसमें हम लोग उनको मदद करें वहाँ। हाँ, चार भुजा संगठन के टूटने का मेन कारण है सब लालची हो गए। सबको सुख शक्ति, पेंशन, पालनहार, बस एक को नेता बना के बिठा दिया, जैसे उसको किसी ने एमएलए बना दिया हो, उसको जाके बोलेंगे कि मैंने ये काम करना है। मतलब संगठन का काम खत्म कर दिया लोगों ने। मेरे को अध्यक्ष बना के बिठा दिया और रोज आ जाते, मेरे पेंशन चालू करवानी है, मेरे पालनहार चालू करवाना है। संगठन को भूल गए, संगठन का काम सब लालच, जिनका लालच जैसे खत्म हो गया, किसका पेंशन शुरू हो गई वो वापिस आया ही नहीं, किसी को शुभ शक्ति के पैसे मिल गए वो वापिस आया ही नहीं, किसी को छात्रवृत्ति मिल गई वो आया ही नहीं। मतलब एक सीमित कर दिया उसको, सिर्फ योजना पे कर दिया। जो बड़े मुद्दे हैं अपने, उन मुद्दों को वहाँ किसी ने लाया नहीं। दूसरी चीज ये है कि उसमें जो संगठन की मीटिंग, 1 साल तक संगठन ने मैंने खुद ने चलाया, मैं और 17 दोनों बिल्कुल कोई रसीद वसीद नहीं भरी। और दूसरी बात है जो केंद्र से अपने एक ही व्यक्ति वहाँ 12 महीने तक अपने पास कोई नहीं आया। एक जैसे नहीं होता कि संगठन का कोई कार्यकर्ता है ना, संगठन के साथ जुड़ा, मतलब संगठन में से कोई एक पूरे टाइम कार्यकर्ता है जिसका काम ही यही है। फिर होता है ना, अभी तो सब अपने काम करते हैं, गोविंद जी जाके अपनी पुताई करने लग जाएंगे, ठीक है ना। वेरुलाल जी सचिव साहब है तो ये जाकर के अपने जो भी अपना कण उठाने का काम है कि अहमदाबाद का काम है कि वो भी मूल काम करेंगे वहां पे, ठीक है। तो एक जो गैप खड़ा करता है वो एक तो ये करता है कि अरावली संगठन में अभी हमारे पास कोई संगठन के कार्यकर्ता कोई नहीं है, ना तो गांव में ब्लॉक में कहीं पर है और ना ही हमारे पास में यहाँ पर कोई है जिसका काम ही यही हो। अभी जो हम सब लोग हैं तो हम सब लोग वॉलंटियर एक तरह से जुड़े हुए हैं, संगठनदारी नहीं चली तो ये भी तो कर लेगा, वो उसमें धंधा कम हुआ तो पंखाना जाके कर लिया। तो एक तो जो मेरे को लग रहा है ना, सदस्य जोड़े हैं, जो लोगों को जोड़ा है, ठीक है। लोग आए योजना के लिए किसी ना किसी रूप में लाभ देख के ही आएंगे वहाँ, लेकिन उनको हमने क्या कह के संगठन में जोड़ा है ना, क्या हमने उनको संगठन के साथ जोड़ा है कि क्या उनको हम योजना के साथ जोड़ा है। जैसे गोकुंदा की मीटिंग में मैं था उस दिन इस मुद्दे पे काफी हमने बातचीत की थी, है ना। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ वहां पे कि एक समय था जब लाइन लगती थी सदस्यता के लिए पूरा, है ना, और टोकन दिए जाते थे। मतलब अच्छी जगह नहीं होता है, डॉक्टर की दुकानों पे नहीं होता है कि तेरा नंबर 3 दिन बाद आएगा। मैंने वो भी समय देखा था कि थारो नंबर 3 दिन केड़ा आएगा था, अतरी तारीख में टोकन नंबर अतरी तारीख में एडवांस रो है आपके यहाँ पे। तो उतनी भीड़ में क्या हमने उन लोगों को ये समझा पाए कि हमारा संगठन क्या करता है। संगठन केवल ही आपकी मदद है, इसमें ये प्रोसेस होगा, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उस चीज से हम आज अच्छे से सीखें और फिर लोगों का ये परामर्श करें, लोगों को ठीक से समझाएं कि आप संगठन से जुड़ रहे हो, ना कि केवल योजना के लाभ से। योजना के लाभ के लिए हम सब यह संगठन पूरा प्रयास करेगा, इसको मिलने का अपना एक प्रोसेस होता है, हम उस प्रोसेस में आपकी मदद कर देंगे। और ये है कि आप जुड़ संगठन के साथ रहें। मेरे को हम में से भी कई साथी ऐसे बैठे जिनको नहीं मिला योजना, संगठन से विशेष रूप से पैरालीगलों को चुना गया है कि इनकी क्षमताएं भी बढ़े, ये भी काम करें। मैं ये दोष नहीं दे रहा, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आप कोई भी इस तरह ना लें। उसमें हम खाली अपनी कमी और अपनी बेहतरी पे बात कर रहे हैं कि हम में से कितने लोग, ये सीधा सीधा संकेत भी करता है कि वो जो परेशानी में भाई आया उसको संगठन का संबल हमने कितना दिया। मैं सदस्यता बनाने की, पैसे लेने की बात नहीं कर रहा। जब भी पहली बार परेशानी में आया, मेरी मजदूरी अटकी हुई है, हमने उसको बताया कि ये संगठन है अपना, ये मदद करता है, ये काम करता है ना। दूसरे की ट्रेनिंग दी है कारीगरों ने, हाथ ऊंचा करें, 1 2 हाथ करो और होगी धीरे धीरे, है ना। कारीगर बनाया जिन्होंने लोगों को, लड़के लड़की आदमी औरतों को बनाए, है ना। आपके जो ट्रेनिंग वाले लोग हैं उनमें से कितने लोगों को हमने संगठन की सदस्य बनाया या उसके बारे में समझाया। बनाना शायद हमारे हाथ में नहीं है, हमने उस तरह से उनको समझाया कि यार ये अपना संगठन है, ये चीज है और ये इस तरह से मजदूरों के हित में या मजदूरों की बेहतरी में काम करता है, ठीक है। प्लान में या वो रुपए के पैसे कमी की वजह से
ऐसा कुछ हुआ है क्या? संगठन ने जो गतिविधि प्लान की है, कुछ तय किया है कि ये कार्यक्रम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो पैसे की कमी की वजह से बंद हुआ है क्या? अरे हाँ या ना तो बोल सकते हैं, नहीं हुआ, उसकी चिंता बाद की बात है। पहले ये करो कि लोगों की मजबूती कैसे बने, ठीक है? मजबूत जो होंगे, आगे आएंगे, जुड़े हुए रहेंगे, उनको कुछ फायदा दिखेगा तो आपको चंदा भी देंगे और चंदा दिलाने में मदद भी करेंगे। मजदूरों में जो संगठन है ना, आप अगर यूनियन देखेंगे, यूनियन देखेंगे, वो खाली मजदूरों के काम से संबंधित हितों में बात करते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। और चीजों आप नल, बिजली, पानी, स्थानीय समस्या सब में करते हैं, तो संगठन का तो दायरा और बढ़ गया ना। तब तो आप और भी चीजों से लोगों को जोड़ने में या उनको साथ रखने में, और हमारे पास 2-4 अवसर ज्यादा ही कम है। आधार कार्ड के लिए भाग रहे हो, आप स्कूल में टीचर नहीं उसके लिए भाग रहे हो, ठीक है? पंचायत में कोई समस्या हो गई उसके लिए भाग रहे हो, नरेगा में नहीं मिल रहा है, गेहूँ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भाग रहे हो। तो आपके तो काम बड़े घटे, बड़े लोगों को बताने के लिए हमारे पास लिस्ट लंबी हुई ना, बड़े साथ में रहेगा तो इन चीजों में मदद या संगठन कर सकता है। खाली एक चीज पे योजना का मतलब तो ये हमारे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए, जब भी दूसरा व्यक्ति समझेगा। भाई BOCW की एक तरफ अपन जाएंगे। अब आप जैसे कह रहे हैं कि कल के कैंप में 100-200 लोग आए, है ना, जितने भी आए, अब हम संगठन के लोग भी थे वहां पे, तो अब उसको संगठन के रूप में करना कि भैया ये जो काम है, ये जो है, भले संस्था के लोग यहाँ बैठे हैं, पर इसमें महती भूमिका संगठन की है, ये काम संगठन कर रहा है। संस्था तो एक कैंप लगा दिया, बाद में अभी रहेंगे, हम कह दिया करो। जो भी है हमारे वहां से कि वो अब उस रीजन में जो भी है, सलूंगर, सावला, आसपुर है, उनके संगठनों के साथ 10 दिन काम करेंगे। जरूरत होगी जाएगी, जरूरत होगी नहीं जाएंगे, फोन पे बात करेंगे, मिलेंगे, लगातार संपर्क में रहेंगे। मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, मैं नियुक्त नहीं कर रहा किसी को भी, ठीक है? और ऐसे ही लोकल संगठन में से भी, है ना, 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि लगातार फिर लोगों के साथ संपर्क करना, बात करना, जाना। क्योंकि ये अवसर आने वाले समय में हमारे पास बढ़ ही रहे। अगर हम देखते हैं ना, ये तो बहुत सारी चीजें, गांव की बैठकें, कानूनी बैठकें, कैंप, कानूनी दिवस, सामाजिक सुरक्षा दिवस, कोई भाई कह रहा था उजाला संगठन की बैठकें, हम हर जगह बात कर सकते हैं कि संगठन ये है, ये चीज है, अवसर खूब है। हमारे ट्रेनिंग वाले लोग, है ना, जिनको 2-2 महीने आपने सिखाया है, अब वो हाथ से निकल जाते हैं अपने, जबकि वो तो पता है ना यार, 2 महीने मैंने सिखाया, मेरे यहाँ काम किया है, साला तेरा काम तो कैसे नहीं होगा यार। और काम छोड़ो होना, पर उसको संगठन के साथ जोड़ना है। क्योंकि ये हमारा ध्यान नहीं था, अब तक इसमें दोष नहीं था, लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान नहीं था। बड़ा वर्ग हमारे सामने BOCW का आता था, जिसको हम रिस्पॉन्ड करते थे, वो आसानी से जुड़ भी जाते थे। किसी भी तरह के संसाधनों की जरूरत है, ठीक है, तो वो संगठन तुरंत केंद्रीय संगठन को लिखे या मुंह से बताए, है ना, या फिर हमको बताए, स्पष्ट रूप से केंद्र को बताए, हमें बताए वहां पे कि यार ये व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है। संतोष जी को तुरंत सीधा, हमारे पास सबकी पहुंच है, संतोष जी तक सबकी है, ठीक है, मुझ तक भी हो सकती है सबकी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि है या नहीं है। एक समय की जरूरत थी जब ई-मित्र की जरूरत थी BOCW के काम करने के लिए, और गोकुंदा रीजन में जो संगठन है उन्होंने कहा जी हमें ये ई-मित्र की जरूरत है। उन्होंने अपना एक प्रस्ताव बनाया, भेजा, ठीक है, हमको इसकी जरूरत है, अब आप कहीं से भी करो, चाहे संस्था करो, चाहे रावली संगठन करो, हमको एक आदमी यहाँ चाहिए जो ई-मित्र का काम करे हमारा और हराने वाले व्यक्ति को समझाए। तो उसकी जरूरतों की पूर्ति की हुई, ठीक है। अभी अपने सब स्थानीय संगठनों ने ई-मित्र की मांग करी थी, है ना। मेरे को ध्यान है बेनेश्वर से मांग आई थी मित्र की, सावला वाले संगठन से, गोकुंदा से मांग उठी थी मित्र की, बरवाड़ा की तरफ से मांग उठी थी मित्र की, सायरा की तरफ से मांग उठी थी मित्र की व्यवस्थाएं हुई, है ना। आज उस व्यवस्था में 15-20 हजार रुपए महीने का खर्चा हो रहा है, ठीक है, और वो पैसा अभी भले संगठन नहीं दे रहा, रावली नहीं दे रहा, तो अपने को उतनी ज्यादा चिंता भी नहीं करनी। कई बार हम क्या उस चिंता में रह जाते हैं कि पैसा ही नहीं आया, काम कैसे होगा वहां पे, तो आपने वो चिंता नहीं करनी है। अपने को तुरंत बात को आगे बढ़ाना है। आप लोगों ने एक चिट्ठी लिखी, गोकुंदा वालों ने चिट्ठी लिखी कि हमको इसकी जरूरत है, इसकी व्यवस्था करें, तो कहीं ना कहीं से संसाधन उसके लिए जुटाए गए। अभी संसाधनों में मदद करने के लिए संगठन को संस्था है ना, जो भी है, तो वो संगठन स्वयं भी कर सकता है और उसमें संस्था भी मदद कर सकती है। और हमेशा कोशिश होती है कि संस्था जितनी मदद करते बेहतर है संगठन के, ताकि संसाधन बचे रहे।
और इस साल अप्रैल से कोई सदस्यता की शुरुआत हाँ, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ। 1 रुपया सदस्यता का इस साल में नहीं आया है। अप्रैल से अब तक कोई पैसा नहीं आया। आधा साल चला गया है। कोविड लग गया सर हिसाब से। कोविड भी लग गया, पर कोविड खुल गया तभी अभी शुरुआत हुई थी, तो उसको भी तय करके सोच के आज कर लेते हैं। शुरुआत ऐसे नहीं हुई कि स्कूल खुले नहीं, कोई योजना के फॉर्म भरने के लिए आए ही नहीं। फिर योजना तो आगे समूह के लोगों को तो हम क्या समझा रहे हैं और संगठन में लोगों को हम क्या समझा रहे हैं। जो आप भी कह रहे हैं ना, योजना में नहीं मिल रहा इसलिए नहीं हो रहा, हमने जोड़ा योजना से था, सीधी बात है। ठीक है, साधन संसाधन थे, खेती बढ़ोतरी है ना, खेती बड़ी, मजदूरी घटी, है ना, मजदूरी तो घट की। जुना घर डरता जे घर हमें खेती सही कर दी थी। बोलो जी, आपने पढ़ना तो ठीक है। मैं पूरा अपने आप क्या कह रहे हैं, मजदूरी में कटौतियां हो गई है ना। हाँ, मजदूरी में घटोतरी। खेत है दिया हाँ। ठीक है, खेती पानी पूरा और मिलनसार में कटौती, हाँ, एक दूसरे से मिलने में कटौती हो गई और चोरी भी ज्यादा बढ़ गई। दूसरी बीमारी होने से कोरोना के दर से दूसरी बीमारी थी तो भी चोरी ज्यादा बढ़ गई। वो बीमारी कम हो गई सारे। किसी को नहीं पहले थोड़ा भी दुख रहा तो कहता कि दुख ही रहा हो, अस्पताल नहीं चलो, वो कहे नहीं सब आओ एक बीमारी नहीं, खाली कोरोना। अपने आप गाँव में होगी। खाने पीने की समस्या हुई तो उनको उनके घरों तक है, जो उनके परिवार को पालने के लिए हमारे संगठन ने खाने के किट वितरण किए। तो जो प्रवासी लोग आए उनको काम नहीं मिल रहा था, वो भटकते थे, तो उनके घरों में कुएं के काम करवाए। अच्छा, इस तरीके से संगठन ने उनको नए जॉब कार्ड भी बनवाए। नए जॉब कार्ड बनवाए। अच्छा, और क्या किया हमने, नरेगा में काम भी दिलाया हमको। नरेगा में काम दिलवाया और खाद्य सुरक्षा में नाम भी जुड़वाया उनको। खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाए। बिल्कुल अस्थायी है, उसको मतलब पंचायत स्तर से भी सामान दिलवाया गया। पंचायत स्तरों से सामान दिलवाया और नरेगा में भी काम करने लगे लोग। नरेगा शुरू नरेगा कराया। की जानकारी प्राप्त हुई, बहुत सारे लोगों को नरेगा के बारे में जानकारी। जॉब कार्ड कई लोगों को जानकारी नहीं थी नरेगा नियम। जॉब कार्ड नहीं है सर, वे यू ओळखता ही नहीं, नया लड़का है जी यू नहीं जानता, सूरत बम्बई में नौकरी करता, सेठ बने ना आता, घाटे आया तो दे के मैं कई खावा कई करा, तो बड़ा मैं काम पे जाऊं, मैंने काम पे कुल लगाया, मैंने जॉब कार्ड नहीं, बड़ा हाथे रेन जॉब कार्ड बनवाया, बड़ा ने हाथे रेन काम दिलायो, तो एक बड़ा एक पहचान वे की, मारी भी पहचान वे की, बड़ा ने भी पहचान वे की, पंचायत तक जानो, अपन आयोजन कराना, जॉब कार्ड बनवानो, खाता सुरक्षा में नाम जोड़ाना, राशन देवाड़नो। हमारा सिटी में जगह कहीं नहीं बेचो, वैसे मोटी बात है कि सब लोग ज्यादातर रोज मजदूरी पर निर्भर थे और 2-2.5 महीने लगभग रोज मजदूरी बिल्कुल 3 महीने तो ऐसे थे ना, बिल्कुल बंदी पड़े रहे, 2 महीने तो नरेगा भी नहीं चला। कैसी भी मजबूरी में लोग काम करते ही थे ना, काम करते थे उस समय नहीं कर पा रहे थे तो काम कमाई भी नहीं थी, तो लोग भूखे क्यों नहीं मरे। भूखे नहीं बनने का कारण रुका नहीं जा रहा है तो लिख दो, एक कागज पे लिखो, आनंद बनाओ, चिट्ठी बना दो। शंकर जी, क्या ऐसा था, लोग क्यों नहीं भूखे रहे, क्यों नहीं मरिया की जैसे लॉकडाउन में उस समय तो लोग भूखे रहे, जो एकदम लॉकडाउन हो गया और सरकार ने कह दिया जहाँ है वहीं लो, हाँ, तो कुछ था, उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने खाया, उसके बाद में मजबूरन होकर वो रोड पे निकल गए। हाँ, रोड पे निकले उस समय तो लोग भूखे मरे, पेट्रोल सस्ते आए और बिस्किट से दिन निकाले, बच्चे वगैरह सब बहुत परेशानी में रहे था, तो भूखे तो मरे। उसके बाद में कुछ वो जो थोड़ा ज्यादा ही वो लगा कि सरकार ने भी थोड़ा ध्यान दिया भाई इनको घर में पहुंचाओ या फिर ये करके, उसके बाद में कुछ व्यवस्था हुई, लेकिन चले पहले तो लोग भूखे मरे, व्यवस्थाएं क्या हुई, वो महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या थी जिसने लोगों को बचाया। इनका कहना है कि जो उचित मूल्य की सरकार ने जो राशन वितरण की व्यवस्था की, उसने शायद पेट भरने का काम किया। पोषण में कटौती निश्चित रूप से रही होगी, पर उसने घर घर लाइन दीदा, घर घर लाइन दीदा वो काम किया और डबल दीदा मतलब
आगे मतलब एडवांस भी दिया, पेंशन में भी पैसे भी दिए, मतलब योजनाओं का सब पैसा टाइम पे आ गया, पुराना बाकी था वो आ गया। और अपने संगठन की तरफ से भी बहुत सारे काम हुए उनको, अभी सुविधा हुई बाद में। तो देखिए उसके महीने भर बाद में हमने गेहूं की कटाई भी होगी तो वो उधर से भी थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया। वो यूज करो मतलब वो कहीं राशन 10 किला मतलब 10 किला और आप आज इनका भी संस्था ने बहुत बाड़ों मंगाने मतलब वे भी वितरण किया वो भी मतलब देखो संस्था संगठन जो वितरण किया वो संगठन ने किया, संस्था के भी आए वो संगठन के मार्फत ही बर्थडे किट, पर ऐसा नहीं है। हमने तो 1000-2000 को किया एक ब्लॉक में, 50,000 70, और वो भी था, वो भी 15 दिन 2 महीना भर उसमें कूट गया होगा। अरे सर शुरुआत की वो सबसे मोटी उपलब्धि है, शुरुआत तो बड़ी की ऐसा करके वो बात अपने साथ सीखे संगठन की संगठन आगे तो एक बार कूड़ो फायदाમાં 25 ग्रामમાં એક કૂડો બગાડ્યો और संस्था ने 75,000 रुपया दिया 25 घर मतलब तो वो ये मतलब चीजों का इसमें ये भी समझ में आया कि छोटे दाता भी होते हैं। आप अगर देखेंगे 2-2.5 महीने तक जब काम नहीं किया तो खाली सरकार से भी काम नहीं चलता। सरकार ने बड़ी मदद की, सरकार ने बड़ी मदद की, तो दोहराई नहीं है, खाली सरकार से भी काम नहीं चलता। उन्होंने भी बहुत मदद की। और दूसरी चीज ये है कि हमें ये देखना होगा कि कई बार छोटे छोटे जो मदद होती है ना सरकारी योजनाओं की, उसको भूल जाते हैं या यूं करके अरे यार इसमें कौन ध्यान देगा। पर अगर वो लगातार मिलती रहे और ये जो जैसे कल आप बता रहे हो 50 तरह के जिन लोगों को किसी का वो कार्ड नहीं है, किसी कार्ड में ये कमी है, किसी का बैंक का सही जुड़ाव नहीं है, इसकी वजह से वो मदद नहीं आ पाती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, 2-4 चक्कर ज्यादा लगते हैं तो उस चीज को वो हमारा है, वो हमारा पैसा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उससे सही जुड़ाव रखना चाहिए। तो एक दूसरे से कनेक्ट थे, छोटे छोटे ग्रुप प्रवासियों के थे जहाँ एक दूसरे से वो जुड़े हुए थे। भले ही वो महंगी बस करके आए पर कम से कम 1 से भले 2 और 2 से भले 20 हो गए वो लोग आए, तो वो लोग इकट्ठे होकर उन्होंने एक दूसरे को संभाला। जहाँ जाति समाज के समूह बने हुए थे, है ना, जहाँ सेवा समितियां बनी हुई थी, उन्होंने एक दूसरे लोगों को संभाला। और ये स्पष्ट रूप से आया कि जहाँ भी संगठन समूह या लोग संगठित थे वहां लोगों को परेशानियां कम हुई, और जहाँ नहीं है वहां लोगों को परेशानियां ज्यादा हुई। देखिए सबसे पहले योजनाओं का फायदा कहाँ मिला? सबसे पहले नरेगा के आवेदन, सबसे पहले जहाँ संगठन थे समूह थे अपने ही थे, खबर मिल गई थी कि 22 तारीख से नरेगा के आवेदन होंगे 22 अप्रैल से, और 25 अप्रैल से अपने लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था लोगों ने, और 1 मई से तो फिर सबको ज्यादा काम मिलने लग गया था। सरकार का भी फोकस रहा नो डाउट, पर जहाँ संगठन समूह थे वहां वो ज्यादा बेहतरी से काम कर पाए, एक दूसरे को हिम्मत दे पाए, है ना। लग रहा था ना कि नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो विश्वास होगा। मैं अपने संगठन में देख रहा था तो लोगों ने अपने पास से 10 किलो 20 किलो अनाज देना शुरू कर दिया कि एक बार तो तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है तो तुम मेरे से ले जाओ खाओ, और तुरंत उन्होंने वो मुद्दा उठाया हमारे सामने, संस्था के सामने, कि अपने क्षेत्र में लोगों को खाने की परेशानी है, साहब अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, संगठन के 2 साथी आए थे लॉकडाउन में, मेरे घर आए थे 3 या 4 दिन, साहब अपने क्षेत्र में लोगों को खाने की परेशानी है, मीटिंग अपन अभी कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए अगर 1-2 लाख रुपए अपने संगठन में पड़ा है पैसा, वो लोगों के हित में अपने को खर्च करना है, तो अपन उसके लिए फोन पे संगठन कमेटी के लोगों से बात कर लेंगे, अलग अलग प्रस्ताव लेकर के अपन उससे भी खर्च कर सकते हैं, है ना। तो जहां संगठन थे वहां लोगों को संभालना शुरू किया, जहां संगठन थे वहां लोग एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के साथ आए, उसका महत्व लोग अच्छे से समझ गए पूरा का पूरा। दूसरा था ना कि सरकारी योजनाओं का महत्व बहुत अच्छे से समझ में आया, और ये जो बचाया उसमें बड़ी भूमिका थी सरकार का राशन मिलना। आप देखो जिस व्यवस्था के लिए लगातार लड़ाई थी, कोरोना ने एक झटके में उसको पटरी पे ले आया। राशन आज तक मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा डेमोटिव राशन बढ़ता इस तरह से, आया ही नहीं, अब आएगा, कम आया, आधा आया, ठीक है, लेकिन पूरा राशन बंटने लग गए एक साथ में। नरेगा के काम खुल गए, योजनाओं का पैसा टेम आने लग गया, पेंशन आ गई, जनधन खाते में पैसा आ गया, तो इन चीजों ने बड़ा संभाला लोगों को। पूर्ति भले पूरी नहीं की, लेकिन लोगों को भूखे सोने से रोका, जरूरी खर्चों के लिए लोगों के पास पैसा आ गया, वो आया थोड़ा सा पैसा भले ही, और ये जो व्यवस्था है वो अब चल पड़ी।
लेकिन अब वो चरमराने की पूरी संभावना है। बहुत से लोग उसके अभाव में छूट भी गए होंगे, है ना। कल्याण बोर्ड वालों को सरकार ने दिया, बीपीएल को सरकार ने दिया, है ना। तो सरकारी योजनाओं का महत्व और भी ज्यादा गहराई से समझ में आया। सब करुणा करे नंबर डोलरा वाला आया मेड़ो लगावा जय कामरे बटे चावल बीजा बागड़ा वो पीछू से वदिस्ता भाई बटे बादा ना गोम पौधा ते बड़ा कागज बीजा मटुस कराए भले बादा ना गोम पौधा या बागड़ा ये कटिन डोलरा वाला आया। वो जिन जगहों पे कोई इस तरह की हाँ यही देखने काम करने वाला नहीं होगा आगे ना बहुत थोड़ी तपती वेली रोटा खाते हैं बागड़ा भोग ता मतलब ऑफिस ऊपर काटा सोगा मिलवा लाग तीन दिन संस्था काम करने वाला रोटा मोटा लेकर खाते ही नहीं कोई अपने आप से और के कागज बीजा गोम पौधा है फिर गोटी उसका कारण क्या है कि ऐसा नहीं ऊपर से नहीं आया होगा, ऊपर से तो सब जगह आया, ऐसा तो नहीं उसी जगह आया, पर जानकारी के अभाव में जैसे पहले डीलर और जो एजेंट छूट गए उसको और ज्यादा खाने को मिल गया पर वो पहुंचा नहीं। अभी मैं परसों में तो कभी अहमदाबाद से आया हूँ, परसों हम दाहोद जो अपना दाहोद बोदरा वाला जो क्षेत्र है वहाँ से काम करने वाले जो अहमदाबाद में जो आते हैं उनके महिला लीडरों के साथ बात कर रहे थे, तो वो बता रही थी कि उनके यहाँ पे सरकारी राशन तो मिला, ठीक है, बाकी एक तो दूसरे जैसे राशन अपने क्षेत्रों में काफी बटे वैसा कोई राशन उनको नहीं मिला। सरकारी उसमें उन्होंने नरेगा में काम कर लिया, काम करके वापस आके 3 महीने हो गए, आज तक पैसा नहीं आया, कोई आवाज नहीं हुई, ठीक है। सिर्फ 2 हफ्ते काम मिला, उससे काम नहीं मिला, उसका भी पैसा अभी तक मिला नहीं। और अभी जैसे 2 महीने को राशन मिला, उसके बाद राशन पहले जैसी स्थिति में आ गया, जैसे पहले चलता था। अपने यहाँ तो अभी भी सही मिल रहा है ना, 10 किलो मिल रहा है, नहीं मिल रहा हर महीने 5 किलो 1 रुपये के हिसाब से महत्व है। तीसरा महत्व जल्दी से ये है, बहुत सी चीजें समझाई। तीसरा ये था कि लोगों के लिए जो समझ रहे थे ना कि प्रवासी हो गए, शहर हो गए हैं, उनके लिए वो शहर अपने नहीं बने। जिन शहरों को उन्होंने कंधों पे उठाया, कंधों पे चढ़ाया, सर पे चढ़ा के बनाया, उन्हीं शहरों ने उन मजदूरों को एक झटके में निकाल दिया। ना मालिकों ने संभाला, ना सरकारों ने संभाला उन शहरों में। क्या किसी सरकार के लिए कम होता कि तुम सड़क पे मत आओ, हम तुम्हारी खाने पे क्यों आया? उसके पास नहीं पहुंचा था, वो सड़क पे निकला। वो जब भूखा मरा था, वो सड़क पे आया। तो लोगों को एक झटके में ये समझा दिया कि वो शहर हमारे नहीं है, हमारे जो मूल गांव है वो हमारे हैं, है ना। और स्थानीय जो भी हमारे संसाधन है, चाहे खेती है, पानी है, पशुधन है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो लोगों को ये बात समझ में आ गई, लोगों ने इन पे काम करना शुरू किया, और नहीं किया तो आने वाले समय में इसकी बराबर जरूरत है ना। प्रवास ने किसी का इस तरह से अभी तक प्रवास बना नहीं है कि मजदूरी के लिए जाने वाले व्यक्ति का पूरा भला हो गया। भला हुआ है तो ठेकेदारों का, मालिकों का। जो मजदूर है उसने तो पेट ही भरा है अपना। संगठन के अरावली निर्माण मजदूर संगठन, जो मजदूरों का संगठन है, उसकी मीटिंग है। इसमें लोग जो कोरोना काल के दौरान जो लोग काम से जो बेरोजगार हुए हैं, उनकी रणनीति तय कर रहे हैं। की बैठक रखी गई। अरावली निर्माण मजदूर यूनियन संघ के तत्वाधान के अंदर जो बैठक रखी गई है, उसमें मुख्य बात यह है कि कोविड-19 के चलते मतलब कि एक मजदूरों और प्रवासी मजदूर के साथ साथ क्या क्या मतलब कि एक समस्या आई, इन हर प्रकार की समस्याओं का चर्चा करते हुए आज ये बैठक आयोजित की गई सक्षम माने। सक्षम का मतलब है कि हम पावरफुल हैं, है ना। हम किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, हम समुदाय से जुड़े हुए हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस, ठीक है ना। अपने अपने छोटे संगठनों पे मीटिंगों में, कमेटी की मीटिंगों में तय किया था कि आने वाले समय में हमारी क्या प्राथमिकताएं होंगी, है ना। हम सबने सोचा था, और उन्हीं प्राथमिकताओं से फिर हम निकाल सकते हैं कि अरावली संगठन की आने वाले 6 महीने में हमारी क्या प्राथमिकताएं होंगी, हम किन पे काम करते हुए नजर आएंगे। हम लोग जल्दी से इसके ऊपर बात करते हैं। मंजूरी दिलाने का काम करेंगे, राशन का काम करवाएंगे,
जॉब कार्ड नहीं बना किसी भाई लोग का राशन बनाएंगे पंचायत से, और सर अपन हमारे लाइफ का था ही नहीं, अभी भी नहीं बना, वो पैसे वाला बन गया, लेकिन हमारे गाँव की हम कोशिश करेंगे हमारे गाँव में भाई मंदिर बना के लिए साथ में काम करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो हम संगठन द्वारा उसको भी सबक सिखाएंगे। ये ठीक है, तो इन्होंने जो कहा दो बातें कही थी, तखत सिंह जी ने भी कही थी। एक मिनट बोल सकता हूं। हाँ बच्ची, सर ये तो मतलब प्रवासी हाँ। बाहर से आए अभी, उसके अंदर रोजगार का कमी है अभी, हाँ। मतलब लड़के बंदे, उसको ट्रेनिंग देना में मदद बहुत दी, उसके लिए मदद की बात है। युवा बहुत ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए। हाँ, इनकी बात में कोई और भी जोड़ना चाहे कुछ, तो ये ट्रेनिंग की बात तो ये कह रहे हैं, और इसके अलावा है ना, वो स्वरोजगार कोई काम धंधा करना चाहता है तो उसको स्वयं के काम धंधे को स्थापित करने में मदद कर सकते हैं, या फिर जहाँ नरेगा की जरूरतें हैं, लोग नरेगा में करना चाहते हैं, वो नरेगा से जोड़ के भी उनको काम दिलवाया जा सकता है ना? तो काम के जो भी जैसी जरूरतें हैं, लोग क्या बाहर से आए, खेती के अनुभव नहीं, तो ये भी खेती के अनुभव भी शेयर कर सकते हाँ, हैं। ट्रेनिंग जो भी है खेती से जुड़ी जैसी चाहिए, खेती, पशुपालन, काम, किसी भी तरह की यहाँ जोड़ सकते हैं। अरे विभाग ने बत्ती जलाओ नहीं, आपने तो खबर है गौतम जी। ये बिल्कुल नहीं बोल रहे आप। कन्नाराम जी बिल्कुल शांत है, कन्नाराम जी नाम ही नहीं बताया शायद। ठीक है, बाद में आए, चलो गोविंद जी कोई बात नहीं। और क्या प्राथमिकताएं तय की हैं हम लोगों ने? कैंडिडेट चुना, हाँ हमने भी एक, मैं भी चुप कर रहा, मैंने कहा इनको चुन लेने दो भाई। हाँ बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं रहा हमारे, हाँ। बीजेपी वालों ने भी अपना कैंडिडेट रखा, कांग्रेस वालों ने अपना अपना, जैसे हमारे हाथ नीचे काम करेगा, हम कहेंगे वैसा करेगा, लेकिन हमने बीच का रास्ता निकाल के दोनों पार्टी को छोड़ा। बीजेपी जाए एक तरफ, कांग्रेस जाए एक तरफ, अपना तीसरा मोर्चा अपने उदयपुर में कलर का काम करता है, इधर ही रहता है बोला, तो उस महिला को वहाँ सरपंच बनाया। महिला खुद काम करती हो? नहीं, पुरुष करते हैं, उसका पति करता है इधर, तो इधर ही काम करते हो। एक नंबर वाला हमारी बहन की शादी कराई थी, हमारे अंकल की लड़की, तो पता मैं बनने तैयार की थी ना, बढ़िया ना विरोधी में वार्ड बंद बनाई थी। अच्छा, ना भी बन सकता वाटे तो? नहीं, पर हमारी बहन ही ना बड़ी वार्ड है, तो मैं की बहन नहीं बनता था नहीं हमारी बनता। हाँ के दबंग नेता थे और बड़े ठेकेदार थे, और मैं जो चुनाव लड़ा ये गौतम जी और संगत जी जान गए, अपने जो संगठन के मार्फत से उजाला एकीकरण और जो स्थानीय मुद्दों के साथ मैंने काम किया, और 10 कैंडिडेट चुनाव में थे, तो बहुत खतरनाक, और जो दबंग ठेकेदार थे वो मेरे साथ आए नहीं थे, क्योंकि ये मजदूर के मुद्दे उठाता है, गरीबों के मुद्दे उठाता है, तो ये तो लोगों को जागरूक करेगा, और हमारे डाल गलने वाली है नहीं, तो वो उनने मेरे विरोध में प्रसार कराया कहीं ना कहीं। तो जो एक भूतपूर्व सरपंच, 3 भूतपूर्व सरपंच जो 2 बार बड़ा था, वो था एक आमने सामने, और दूसरी जो वर्तमान सरपंच थी वो थी, और मैं इसके पहले 10 साल पहले चुनाव लड़ा था और ये वापिस लड़ा था। मैंने कहा मैं ओपन सीट जनरल एसटी जनरल आएगी पुरुष आएगी उस पर लड़ूंगा, लेडी पे लड़ो तो वाइफ पे लड़ा मतलब ही नहीं है, लोग कैसे दबाएंगे। उसी पक्ष को रखते हुए मैंने चुनाव लड़ा, तो 2nd पोजीशन पे गया मैं, जो जीता वो मेरे से सिर्फ 40 मत का अंतर था। अरे वाह, ये बड़ी बात है। और जो अपोजिट 2 ठेकेदार थे उनने 4-4 लाख रुपये खर्च किए, और मेरा 1 लाख ही खर्चा हुआ जहाँ तक, और 10 सरपंचों ने जो खर्चा किया वो मेरे से कहीं ज्यादा ही किया उनने, लेकिन मैंने 1 लाख रुपया खर्च करके और 2nd पोजीशन पे रहा, 40 मत का अंतर था, और जितने तो लाखों में खर्चा करने वाले वो मेरे से कहीं पीछे चले गए। तो ये है, बाकी को आजमाना भी पड़ता है और लड़ना पड़ता है। 4 वार्ड में क्यों निकाले गए? 4 वार्ड में नहीं निकले अपने? अरे 4 वार्ड में बहुत बढ़िया। हमारे 15 पेटी खर्च किया, आए उसको आए और जिसने खर्च किया और आया वो उसने कमाएंगे तो उससे फायदा क्या है? हमारे उसके बाद में आपको फायदा देगा। ज्यादा पेटी खर्च करके ज्यादा पेटी कमाएगा, उसे 15 पेटी खर्च नहीं होती क्या? लेकिन ये बड़ी लड़ाई है, बड़ी उपस्थिति है अपने आप में, चुनाव लड़ना, सामने आना या उतरना, टिप्पणी जैसे खोल के उतरेंगे, ये है, ये मजदूरों के लिए चुनाव लड़ रहा है, आप यहाँ देखिए, तो यही अपने आप में बड़ा बदलाव की बात है ना। लास्ट बात कर लेते हैं, तो इनके लिए काम करना, और इनके लिए जहाँ भी परेशानी है, आवेदन नहीं हो रहे आवेदन कराएं, इनके
दस्तावेज पूरे नहीं है तो फिर दस्तावेज पूरे तैयार करें, अपन जो बता रहे थे दस्तावेज तैयार, आवेदन है ना, पैरवी लड़ना पड़ेगा, पैरवी करनी पड़ेगी। बीसी रसीद क्यों नहीं लेता, इसकी पैरवी करनी पड़ेगी। व्यवस्था तो बनी हुई है, ऐसा नहीं व्यवस्था नहीं है उसमें। या BOCW के क्यों नहीं आवेदन लंबित हो रहे हैं, भुगतान जो स्वीकृत है क्यों नहीं हो रहे, इनकी पैरवी करनी पड़ेगी। सही बात है ना, ज्ञापन वगैरह जो भी देने पीछे पड़ना पड़ेगा, मतलब है ना कि लट लेके पीछे पड़े, या तो हम मरेंगे या तू मरेगा साला, जब तक पीछा नहीं छोड़ने वाले, है ना। वो सहायता के रूप में बांटा है और वो BOCW के पंजीकृत के अलावा भी लोगों को शायद गया है, तो वो पैसा किस तरह से सरकार को हस्तांतरित हुआ है, तो एक RTI से उसकी सूचना मांगे, आने वाले समय में उसकी पैरवी करें। हमारी पुरानी और नई कमेटियां जो स्थानीय संगठनों की हैं, वो मिल करके फिर हम लोग नया चुनाव अपना कर लें और जनवरी तक ये चुनाव की प्रक्रिया को हम लोग पूर्ण कर लें। और आज ये प्रस्ताव भी हम ले लेते हैं कि इस कारण से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तैयार, सबकी सहमति? नहीं, देखो इसमें असहमति भी जता सकते हैं, असहमति का पूरा स्पेस है यहाँ पे, क्योंकि तीसरे महीने अपने को मीटिंग और जहाँ आप असहमति नहीं जताएंगे ना, वहाँ समझो गड़बड़ है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो लगेगा नहीं तो क्या है कि अपन जनवरी तक करेंगे तो पहले के बता दे तो ये आपका आप पूरे का तो बताएं, हम तो अरावली हैं, हम तो अरावली बैठे हैं ना आज तो यहाँ, सेंट्रल कमेटी है, तुक्के तो लगा दो, तुक्के लगाने में क्या जा रहा है। गोविंद जी बताओ क्या बताना, 10,000 बता रहे ना, वो 10,400 और अभी सक्रिय जो है 2,000 ही रहे, क्योंकि तो हमारे 10,000 से ज्यादा मेंबर हैं वैसे देखा जाए। सक्रिय का मतलब है जिन्होंने अपना अंशदान जमा कराया आज की तारीख में जो है, ठीक है ना। तो हम आज की तारीख का मतलब कोरोना से पहले की तारीख ही जोड़ रहे हैं अभी भी, कोरोना के बाद और निकल गए जो निकल गए, कोरोना से पहले तकरीबन 2-2.5 हजार, 20 से 25% लोग हमारे सक्रिय थे। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात है जो तखत सिंह जी ने कहा कि पुराने सदस्यों से संपर्क और नवीनीकरण करना, वो क्या है तो ही पुष्टि करेगा, आप कुछ कौन बोल रहे हैं, नहीं है तो जबरदस्ती भी कौन करेगा। नरेगा में कुछ काम किया है तो 10-15 दिन कम पड़ रहे हैं, तो कहीं नहीं गया है तो भी हमें कहते हैं कि नहीं होगा सर, नहीं वो शायद नहीं कह रहे, 90 दिन तो वही कह रहे हैं। दो चीजें बात आई हैं, विभाग जी वापस है। एक तो ये है, एक स्थिति तो ये है कि एक आदमी है, ये बहन है, उसने 70 दिन नरेगा में काम किया है, ठीक है, अब वो नरेगा के अलावा कहीं काम नहीं गया, ठीक है, एक स्थिति तो ये है। अब वो आया भाई मैं तो नरेगा में ही हूँ और मैं कहीं और काम पे नहीं जाता हूँ, अब यूनियन मेरा प्रमाणित कर दे, नरेगा में 90 पूरे हुए नहीं, और नरेगा में भी 90 नहीं गए, दूसरे जगह भी मैंने बेलदारी नहीं की, काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं कमठाने पे नहीं गया, कहीं भी नहीं जाती हूँ। तो एक तो वो है, एक है कि मैं नरेगा में भी जाती हूँ या मैं दूसरी जगह भी जाता और जाती हूँ। नरेगा में पति पत्नी सब गए थे, मेरे 35 दिन ही नरेगा में हुए और 100 दिन में किसी कमठाने पे गया, है ना, या मैं 70 दिन नरेगा में गया, 50 दिन में दूसरी जगह कमठाने में भी गया गई। ये खो चुका है तो पुनः अपन उसको जोड़ने जाएंगे, वापस वो रेन्यू तो करना पड़ेगा। आप रसीद ले रहे हो तो रेन्यू करना ही है। तो बाद उसके मान लो 70 दिन है, 45 दिन है, जो अपने से पहले बना हुआ कार्ड है उसको वापिस वो उसमें कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, मान लो 20-30 दिन कम पड़ रहे, वही कह रहा था। लेकिन 20-30 दिन वो मजदूरी पे गया कि नहीं गया, दूसरी जगह? हाँ वो गया है ना, गया है तो हम करेंगे। अब भले हमारा कोई सदस्य है, अब मैं पिछले 1 साल से काम पे नहीं जा रहा, ठीक है ना, तो उसका क्या हम करेंगे, उसका तो नहीं करेंगे। ठीक है, किशन कुछ कह रहे हैं। नहीं सर, ये जो बोल रहे थे ना अभी, जैसे अभी 100 रुपए लिखा, ऐसे तो अपने संगठन का शुल्क 150 रुपया है। नया 150 रुपये का नया। तो पहले संगठन की बैठक में ये निर्णय किया था सबने काफी पहले कि हम उनसे 50 रुपया लेंगे, ठीक है, ताकि 50 रुपए में है कि वो बिल्ला जो है, जो खर्चा हो रहा है उसकी सदस्यता में उतना नहीं, वो मुनाफा नहीं कमाए, 50 रुपए में उसके बिल्ले की कीमत हो गई, वो हो गई, वो कुछ उसका पैसा देगा तो उसको संभाल के भी रखेगा, ठीक है ना। तो जो चलो कोई ज्यादा संख्या किसी के मन में हो तो वो बोलो यार, 200 से शुरू हुए जो सबसे ज्यादा है वो नहीं,
नहीं, उजाला समूह नहीं, लक्ष्मीबाई संगठन नाम है उनका अपना, और बहनों का संगठन है वो। ये सब बहनें जो हैं ये आती हैं, ये सब उदयपुर में मजदूरी करने आती है या फिर अपने गांव में आसपास बेलदारी करती हैं। तो ये बेलदारी में जाने वाली हैं, कुछ भट्टे, जो भट्टे और खान है उनमें से जाते हैं। ये सब मजदूर बहनों का संगठन है और इनके संगठन में तकरीबन 250 बहनें पूरी जुड़ी हुई हैं। ठीक है। और ये जो लोसिंग एक जगह है ना, जब अपन जाते हैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक लोसिंग जगह है, सुनिए, लोसिंग जगह में इन बहनों का अपना संगठन बना हुआ है और ये संगठन अरावली से जुड़ा हुआ संगठन ही है और वो सिर्फ बहनें हैं, उसमें एक भी पुरुष नहीं है। महिला मजदूरों का अपना संगठन है। पता नहीं था ये चीज। तो हमारे बहनों का खाली एक संगठन है और ये जो जोड़ रहे हैं ना हम लोग, जो भी संख्या बता रहे हैं, इनमें एक अच्छी संख्या बहनों की भी होनी चाहिए। अभी हम वो तय नहीं कर रहे, उसमें 250 सदस्य हैं इनके पास में, तो ये लोग 100 करेंगे। मैंने इसमें लोसिंग लिखा है, बहनें कह रही है हम 250 में से 100 लोगों का नवीनीकरण या नए और जोड़ेंगे। ठीक है। कुंभलगढ़ 500 4,000 रुपए करो। पहले आप लोग तो करो, ये छूट यात्रा कैंसिल लूंगा। कुछ हुई बात आप लोग सोचते 1100 कर दो, में नहीं है फिर भैंस का दूध निकालते रहो भाई, है ना? भैंस के दूध से 1100 नहीं होंगे। खेरवाड़ा लिख दिया, खेरवाड़ा 500 मिलने देके रसीद तो बता दो आप, संख्या बताओ। गोविंदा नवा नवीनीकरण नवा मलाई सवाल लागी के बटे सवाल नहीं, नवो जोड़ो पुराना ना भी पाछो नवीनीकरण तो एक मलाई नहीं। क्या चल रहा है? एक और बुढ़ा पाटा बोलो पुरानी भी इसमें आ जाएगा। तखत सिंह नाम है, मतलब बारोली रहा हूँ। अरावली निर्माण मजदूर छुटकिया संघ गोगुंदा शाखा का अध्यक्ष हूँ। आज जिला लेवल पे मीटिंग हुई, मतलब सभी मतलब संगठन शामिल हुए, तो संगठन को मजबूत करने की बात की और मतलब आगे सदस्य बनाने की मतलब चर्चा की और हर तरह की बात की। कोरोना काल में जो मदद की संगठन ने, संस्था ने, वो बात भी कही और मतलब हर तरह की बात की और मतलब जिला लेवल पे मीटिंग आज की 4-5 संगठन की, खेरवाड़ा है, गोगुंदा, सायरा, मतलब वो कुंभलगढ़, मतलब सभी संगठन की मीटिंग की। तो मतलब आगे मतलब बहुत सारी चर्चा की और मतलब संगठन को मजबूत कर और कोरोना काल में भी मदद की, उसी के बारे में भी। और आगे हम जिंदाबाद। पानेर पंचायत से आई सर, टिपू भाई मारा नाम है और बरवाड़ा सेंटर पे हमारा उपाध्यक्ष पद है। आज आने पे बात भी मतलब एक मजदूरों के बारे में, मतलब एक बना ने पहचान करनी, मजदूर वे जो श्रमिक मजदूर वे बना अपने हाथे जोड़ना और वनडे हाथे रहना अपना काम करावना बना रहे। एक मजदूरी नहीं मिलती हुई मजदूरी देवड़ावनी बनाने, एक बना हाथे रहना आधार कार्ड है, भामासा कार्ड है, नई नई योजना से जुड़ाव कराना और बना मदद करनी। मेरा परिचय सर एकलिंग मेघवाल, अरावली निर्माण श्रमिक संगठन बरवाड़ा अध्यक्ष। और आज जो हमारा यहाँ काफ़ी समय से कोर कमेटी, जिले कोर कमेटी की बैठक काफ़ी समय के बाद हो रही है, जिसमें संगठन को वापस सक्रिय करने के और संगठन में नवीनीकरण करना, जो कोरोना काल में संगठन के लोगों में धीमी गति से जो चला, अब वापस है जो इसको सक्रिय करने का काम करने के लिए यहाँ आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें झाड़ोल, कुंभलगढ़,
निशब्दे, खैरवाड़ा, बैणेश्वर, बरवाड़ा, सायरा, गोगुंदा सभी जगह से पूरे ज़िले के संगठन के लोग उपस्थित हुए, जिसमें सभी ने एक मत होकर यही निर्णय लिया कि आगामी 2021 में वापस नए संगठन के चुनाव भी कराने हैं और लोगों को, संगठन के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम कर विशेष जोर दिया गया। रोजगार को लेकर जो प्रवासी लोग जो बाहर से आए हैं उन्हें भी सरकार से जो रोजगार दिलाने का काम, सरकार नरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन करने की सरकार से मांग करने का भी हमने सब एक मत होकर विचार रखा। और इसका खास मुद्दा है सदस्यता तो बढ़ानी है, नए सदस्य जोड़ने के लिए प्रत्येक संगठन से जो 100, 200, 500 जैसे जैसे अपने सबने राय करके न है जो संगठन के सदस्यों का नवीनीकरण करना, जोड़ना है। साथियों, आज अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की 1 दिवसीय संभाग स्तर की जो है आज बैठक संपन्न हुई है स्टेप एकेडमी में उदयपुर में। आज इस बैठक में जो कोरोना काल में जो मजदूरों को क्षति हुई है, जो माइग्रेंट लेबर जो परेशान हुई है, उनको लेकर आज चर्चाएं की गई है कि अब एक नया परिवर्तन आया है, एक नया दौर आया है और नई तरह की समस्याएं मजदूर साथियों के साथ उत्पन्न होने वाली है। अब आगामी समस्या क्या है, एक तो उनको चिन्हित किया गया, दूसरा मजदूर जो आए हैं प्रवासी उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि वो किसी होटल लाइन में काम करते थे या निर्माण श्रमिक में वो काम करते थे या अन्य फैक्ट्रियों में काम करते थे। लेकिन आज मजदूर जो है अपने घर पे आने के बाद वो बेरोज़गार हो गया है, कैसे उसको मनरेगा में काम में जोड़ा जाए या उसके छोटे उद्योगों को कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, खेती अगर करता है तो खेती में कैसे उसका साथ दिया जाए। हमारा अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संगठन पिछले 10 वर्षों से मजदूरों के हितार्थ के लिए काम कर रहा है और निरंतर इसकी बैठकें होती रही। लेकिन कोरोना काल में लगातार मार्च से लगातार अक्टूबर या आज की जो है ये बैठक हुई है क्योंकि कोरोना काल लगातार चल रहा था, देश में महामारी चल रही थी, लोग डरे हुए थे। लेकिन अभी वर्तमान में हालात सामान्य हुए हैं तो ये 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय एकलिंग जी मेघवाल हमारे बीच में हैं। एकलिंग जी से पूछना चाहेंगे कि संगठन की मजबूती को लेकर क्या क्या रणनीतियाँ आज हमने तैयार की है। तो संगठन की मजबूती को लेकर तो सबसे पहले हमने संगठन को सदस्यों का नवीनीकरण और नए सदस्य जोड़ने पर ही विशेष जोर दिया ताकि हमारा संगठन मजबूत बन सके। और जो कोरोना काल में संगठन के सदस्य निष्क्रिय हो चुके हैं उनको है जो वापस सक्रिय करने का काम करने का विशेष जोर दिया गया है क्या। और इसके साथ ही कई सारे संगठन के लोगों को जैसे सरकारी योजनाओं का फ़ायदा दिला, BOCW का जैसे फ़ायदा दिलाकर और रुकी हुई मजदूरी दिलाकर कई सारे ऐसे जो संगठन के लोगों के काम है वो काम करवा के उनको वापस पुनः जीवित करने का काम करने के लिए हमने मीटिंग रखी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आजीविका ब्यूरो के समस्त कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे यूनियन के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर हमें बल देते रहते हैं, आए दिन हमारी कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, हमें उत्साहवर्धन मार्ग देकर हमें मजदूरों के हितार्थ के मुद्दों को उठाने के में हमारी पूरा सहयोग करते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता चाहूँगा। आज के हमारे राजेंद्र शर्मा जी को, संतोष पुनिया जी को, महेंद्र सिंह हमारे एडवोकेट साहब को, सभी जिनका भी इस कार्यशाला में आज योगदान रहा है, हमारे मोहन जी भाई साहब, मोहन जी कमेटी को जो आजीविका ब्यूरो में काम करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी जो हमारे गोगुंदा ब्लॉक के अध्यक्ष भी है तकत सिंह जी से बात करते हैं। तकत सिंह जी, इस संस्था को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये संस्था हमारे साथ खड़ी है, आजीविका ब्यूरो। इस संस्था ने हमें बैठना सिखाया है, इस संस्था ने हमें चलना सिखाया है, मुद्दों को पहचान करना सिखाया है और मजदूरों के हितार्थ और मुद्दों को उठाने का हमें बहुत उत्साहवर्धन करके हमारा सहयोग करते रहते हैं, ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे संस्था को? संस्था को धन्यवाद है। मतलब संस्था ने मतलब सब मजदूरों को मतलब सिखाया है, अपना हक मांगना है, सब है। और आज इस मीटिंग में मतलब जो छूटे हुए सदस्य हैं उनको जोड़ने के लिए और सदस्य को बढ़ाने के लिए मतलब आज बात की है। सभी संगठन ने मिल करके जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे संस्था के लिए? संस्था को तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। संस्था ने तो हमें है ना
चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना सब कुछ सिखाया है। जहाँ हम पंचायतों में या कहीं भी सरकारी कार्यालय में जाते थे तो पहले हमको धुतकार दिया जाता था, मजदूर भाई को कोई श्रेय नहीं देता था। लेकिन संस्था ने जो ऐसा काम करके दिखाया हमारे मजदूर भाइयों को कि संस्था हमारे साथ हर समय खड़ी है और संस्था ने ही ये सब कुछ सिखाया है। जहाँ आज हम संस्था संगठन के नाम से आज सरकारी कर्मचारी कांपते हैं और हमें बैठने के लिए कुर्सी देते हैं, वरना मजदूर भाई को धुतकार के भगा दिया जाता था। ये संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आजीविका ब्यूरो का जो समय समय पे हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। वैसे आजीविका ब्यूरो के नेतृत्व में 5 से 7 यूनियन काम करती है। उसमें से संभाग स्तर पे हमारी अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ निरंतर मजदूर श्रमिकों के मुद्दे उठाती रही है, चाहे वो राज्य स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो, चाहे वो राज्य केंद्र स्तर हो, हर मुद्दों में शामिल होकर मजदूरों को पुरजोर उठाया है और ये यूनियन लगातार काम करी। और आज की कार्यशाला में संभाग भर के सभी लीडरशिप कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया है और उन्होंने संकल्प भी किया है कि हम ज़्यादा अधिक से अधिक कार्यकर्ता जोड़कर पुनः संगठन को एक बार नए विस्तार से वापस खड़ा करेंगे और संगठन को बल देकर जो आगामी जो समस्या हैं, मुद्दे हैं, उन पे हम कैसे काम करके, चाहे वो नरेगा का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उठा सके मामलों को, उसके ऊपर चर्चा की गई है। मैं समस्त आजीविका ब्यूरो के कार्यकर्ताओं का और मेरे पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष होने के नाते आप सभी पधारे और इस बैठक को, इस कार्यशाला को आपने संपन्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम है रूपलाल मीणा और सलम्बर से हूँ और उदयपुर जिले के जिलाध्यक्ष हूँ। और आज हमारे मतलब अरावली मजदूर सुरक्षा संघ की एक बैठक हुई है, जिसमें 4-5 महीने से कोरोना में टाइम में निकल गया और जो कोरोना से मतलब पीड़ित थे उनको हमने मतलब मजदूर संगठन की ओर से राशन सामग्री घर घर पहुंचाई। इसके बाद में हमने 3 महीने बाद मतलब नरेगा से पंचायत से काम ला के मतलब 150 मजदूरों को काम भी दिलवाया। इसके बाद भी हमने जिनके नाम जॉब कार्ड से नहीं जुड़े हुए थे वो पंचायत में जाके हमने जुड़वाए और काम भी करवाए उनको। और अब हम हमारे संगठन की नए कार्य करने की और तैयारी भी कर रहे हैं और वापस मजबूत भी इसी तरह हम बढ़ाएंगे और काम भी इसी तरह करते रहेंगे जनता सेवा का। बालचंद आहारी, खैरवाड़ा खड़क निर्माण मजदूर संगठन के सचिव, और हमने मजदूरों के हित के लिए खैरवाड़ा क्षेत्र में गाँव में जा कर के जो अभी कोरोना से पीड़ित लोग थे उनके घर में जाके जो बिल्कुल खान पान की कमी थी उनको खाना, राशन पानी पंचायत से भी अर्ज कराई और उनकी खाने पीने की व्यवस्था कराई और नरेगा में पंचायत में जाके नरेगा का काम चालू करने के लिए आदेश जारी करवाए। और हम अरावली मजदूर संगठन की मीटिंग में आज उदयपुर उपस्थित हुए हैं और हमारा संगठन का बढ़ावा का अस्तित्व आगे और बढ़े, ऐसा हमने संकल्प लिया है। लाल गरासिया, मैं खैरवाड़ा खड़क मजदूर निर्माण संघ से सदस्य हूँ और आज जो हमारे अरावली मजदूर संघ के अंदर सेटअप एकेडमी में जो कोर कमेटी की मीटिंग रखी गई, उसमें हमारे विशेष करके कोर कमेटी के आगे के लिए आगामी एजेंडा और नेक्स्ट 6 महीने के लिए क्या काम करेंगे उसके बारे में हमारे विशेष चर्चा की और सदस्यों के नवीनीकरण व नए जोड़ने का प्रावधान रखा गया। चलो ठीक, ओके। मैं परसराम मेघवाल चारभुजा से, अरावली निर्माण श्रमिक सुरक्षा संघ जो हमारा संगठन है, जो पिछले 10-12 वर्षों से निरंतर इस क्षेत्र में काम कर रहा है, इस संबंध में आज उदयपुर स्टेप एकेडमी में मजदूर जो साथी है उनके साथ में या चर्चा हुई है, जिसमें कोरोना काल के दौरान जो गवर्नमेंट का फेलियर था, लोगों को परेशानियां आई, उस परेशानियों पर चर्चा हुई। लोगों को रोज़गार पुनः उपलब्ध कराने
लोगों की आम जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए आज कुछ चर्चाएं हुई, जिसमें संगठन के पदाधिकारी, संस्था से और सभी साथी मौजूद थे। धन्यवाद। संगठन निरंतर मजदूरों के हित के लिए काम किया है। कोरोना काल में लोगों को खाना पहुंचाने का, जो लोग प्रवास पे फंस गए थे गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहाँ संस्थाओं के साथ जुड़ के हमारे संगठन ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और 10 सालों से मजदूरों के जो मुद्दे हैं, आम मुद्दे जिनकी मजदूरी का भुगतान नहीं होता, मजदूरों को योजनाओं के लाभ नहीं मिलते हैं, जैसे शुभ शक्ति जैसी योजना है गवर्नमेंट की, BOCW योजना, उसमें देरी होती है तो हमारा संगठन जाके लोगों के साथ खड़ा रहता है। कोरोना काल में अपने अरावली यूनियन, आजीविका संस्थान और हमारे जो छोटे छोटे संगठन, जितने ही क्षेत्रीय संगठन हैं, उन सब ने मिलकर सहयोग किया है मजदूरों का और आम लोगों का सहयोग किया है। आज जो हमारी चर्चाएं हुई हैं उसमें मेन तो संगठन विस्तार का था मुद्दा। संगठन का विस्तार करना है, उसमें नए सदस्यों को जोड़ना है। जो कोरोना से जो प्रवासी लोग थे वो गांव में बसे हैं, उनको भी संगठन से जोड़ना है, उनको आम मुद्दों को उठाना है, उनको सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ना है। मेरा नाम सत्याराम, मैं गांव गुड़लिया का रहने वाला हूं। ग्राम पंचायत लांबोड़ी है। हमारा मोटर स्टैंड गोमती चौराहा लगता है। आज इस मीटिंग में आया हूं मैं उदयपुर, तो हमारे मजदूरों के हित की बात सुनी और उसमें मैंने भी पहल करी। मजदूर लोगों को क्या क्या फ़ायदा दिलवाना है, किस किस योजना से जोड़ना है, इस तरीके से हम बातें किए और मजदूरों के लिए हम पहल करेंगे। और 10-11 साल से हम इसी संगठन में जुड़े हुए हैं और भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। मैं सब जितने भी कहीं पैसा अटक रहा तो मैं खाते में डलवा रहा हूँ, कहीं नरेगा के पैसे नहीं आ रहे तो उनको खाते में डलवा रहा हूँ, कहीं किसी भी योजना में काम नहीं हो पा रहा, ई मित्र के पास ज़्यादा नहीं होता काम तो मैं जा कर के उसका सुधार करवा देता हूँ। वो कर रहे हैं अपना, मैं नहीं कर सकता, मेरे संगठन के साथ कर रहा हूँ और संगठन ही कर सकता है। मुझे मदद संगठन की है और मैं संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज की तो सरकारी योजनाओं की अच्छी तरह से जानकारी ली और गांवों के लोगों तक बढ़ाने और संख्या गांवों के लोगों को अपनी स्वेच्छा से जागृत होकर के अपने हक की चीज़ है, सरकारी योजना है, वो सब ले और समय समय पर कहीं भी बोलने में या आगे डर, किसी भी बात की डर हो तो संस्था द्वारा जो पैरालीगल है या कोई भी कार्यकर्ता है वो उसका साथ लेकर के कार्यालय तक पहुँचे और अपने मांग की पूरी की जाए। जैसे नरेगा में आवेदन, पालनहार, पेंशन, राशन, BOCW सभी तरह की योजनाओं को जानकारी के लिए मैं आया हूँ बेणेश्वर निर्माण मजदूर संगठन आसपुर साबला। अरावली संगठन में मेरा डूंगरपुर जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। रूलाल बरोड़ है। मैं अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ उदयपुर का सचिव पद पर पद का दायित्व है, जो कि अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ उदयपुर संभाग के सभी जिलों में शाखा है। विशेषकर मैं आसपुर और डूंगरपुर जिले के साबला ब्लॉक में बेणेश्वर निर्माण मजदूर सुरक्षा संगठन में संरक्षण के पद पर रहकर वहाँ के असंगठित श्रमिक मजदूर, प्रवासी मजदूरों के साथ में जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे मजदूर से जुड़े नरेगा से हो, ग्राम पंचायत के स्तर की सारी स्कीम, पालनहार, पेंशन एवं सामान्य जन मुद्दों को लेकर के, छोटे छोटे मुद्दे उनको लेकर के उनको समाधान के लिए डूंगरपुर जिला लेवल एवं आसपुर ब्लॉक लेवल, साबला ब्लॉक लेवल स्तर पर सदैव मैं अपना कार्य एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहता हूं। और इसी के साथ मैं अरावली निर्माण मजदूर संगठन के साथ भी, मतलब जो श्रमिक के जो विशेषकर BOCW श्रमिक कल्याण बोर्ड के जो योजना लंबे समय से बंद है, उनके लिए भी
हम काम कर रहे हैं उस फील्ड में, और आगे भी इस चीज़ को हम आगामी अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ का विस्तार बांसवाड़ा ज़िले में और प्रतापगढ़ ज़िले में, और जो हमारे सबला ब्लॉक से जो आगे पास की जितनी भी ब्लॉक है उनमें हम विस्तार के रूप में कार्य करेंगे। और इस अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ 2008-09 से मैं इस संगठन से जुड़ा था, और विशेषकर ये असंगठित मजदूरों का है, और मैं भी एक पूर्व में मजदूर के रूप में बॉम्बे में काम करता था, और मुझे खुद को भी इस चीज़ के ऊपर यह मतलब महसूस हुआ। उस वहाँ मलाड नाके पे हम काम करते थे तो न रहने की, बोलने की, चलने की, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। नाके पर हम जाते थे तो वहाँ लोग हमको खड़ा नहीं रहने देते थे। पहचान के लिए भी बॉम्बे में हमको परेशान किया जा रहा था। उस चीज़ को देख करके मैंने ये परिचय पत्र का जो कार्य आजीविका के साथ में शुरू हुआ, तो क्यों नहीं हम एक असंगठित मजदूरों का छोटे छोटे संगठन के तौर पे काम करके एक संभाग स्तर की यूनियन के तौर पे काम करें। तो मैं संगठन के साथ में लंबे 10 वर्षों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ, और यह काम मतलब हम कर रहे हैं, ठीक है। और आज की हमारी बैठक अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की, जो कि स्टेप एकेडमी उदयपुर में हमारे उदयपुर संभाग स्तर के सभी लगभग जो संगठन थे अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के सभी ब्लॉकों से हमारे समस्त ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यकारिणी एवं अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के समस्त पदाधिकारी एवं आजीविका ब्यूरो के हमारे संतोष जी आदरणीय और राजेश जी, महेंद्र जी, पूरा जो आजीविका के स्टाफ के साथ में जो हमारी बैठक का आज संपन्न हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको आगे के लिए जो मार्गदर्शन दिया गया है, हम उसके ऊपर खरे उतरने के लिए अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के सचिव होने के नाते इस रूपरेखा को हम आगे अंतिम छोर तक ले जाएंगे, यही कामना के साथ में धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम किशन सिंह है और मैं अपने तिरोल गांव से हूं, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। आज हमारे उदयपुर में ये स्टेप एकेडमी में अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संगठन की बैठक रखी गई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, उजाला पंचायत संगठन, यहाँ सभी संगठन के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए और सबकी अपनी अपनी राय रखी और सबने अपने अपने समस्या पे बात रखी थी, और नए नियम और कानून संगठन सदस्यता पर पक्की बात करके आज यहाँ से विस्तार होके अपने अपने घर फिर से रवाना हो रहे हैं। इसी बीच में अब आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मोहनलाल गमेती, बरवाड़ा सेंटर पर कार्यरत हूँ। अभी स्टेप एकेडमी उदयपुर में जो अरावली यूनियन की जो 1 साल से पेंडिंग पड़ी जो यूनियन की जो बैठक है वो आयोजित की गई। इसमें 32 कोर कमेटी के लोगों ने भागीदारी ली, जैसे गोगुंदा ब्लॉक से हैं, सायरा ब्लॉक से हैं, और उधर सोलमर ब्लॉक से हैं, साबला से भी लोग पधारे इसमें, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो कार्यक्रम में जो आगामी आयोजना जो आयोजित की, जो अभी पूर्व में भी लोगों से कोरोना के बाद में जो मीटिंगें आयोजित की जा रही थी, उसमें तय किया गया कि पंचायतों में अपने सरकारी तंत्र हैं उसको सक्रिय करना है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा से अधिक लोगों को जुड़ाव करना, जो अभी गाँव में छोटे छोटे कैंप भी कर रहे हैं हर गांव में, पंचायत में। तो वो कार्यकारिणी जो इसमें तय हुआ कि भी आगामी इसको 6 महीने तक सक्रियता से चलाना और आगे भी इस पर बात की जाएगी। तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। से और अरावली निर्माण मजदूर संगठन का उदयपुर संभागीय संगठन प्रभारी हूं, और आज अरावली निर्माण मजदूर संगठन की संभागीय स्तर की बैठक उदयपुर स्टेप एकेडमी में रखी गई। अपने प्रस्ताव रखे, और इस कार्यक्रम में हमारे अरावली निर्माण मजदूर संगठन के अध्यक्ष गोविंदलाल ओड,
संतोष जी पुनिया आजीविका ब्यूरो ट्रस्ट के प्रभारी महोदय, श्रम साथी गोगुंदा कार्यालय से राजेंद्र जी, और अभियान के संबंध में चर्चा की गई और आगामी कार्यकारिणी का विस्तार के संबंध में भी चर्चा की गई। यूनियन के साथ में जुड़ करके हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है और पिछले 5-10 साल से मतलब कि मैं यूनियन के साथ में जुड़ करके मतलब कि मजदूर के हितार्थ के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इनके योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। आज अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से संगठन के आगामी एजेंडे पे बातचीत की गई। कोविड के बाद से, जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से श्रमिकों की स्थितियां बहुत तेज़ी से बदली हैं और आज की बैठक की चर्चा में निकल कर के आया कि आने वाले समय पे श्रमिकों का इसके ऊपर और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आज की बैठक में पूरी चर्चा की गई थी कि कोविड के दौरान क्या ऐसी चीज़ें थी जहां जिन्होंने मजदूर वर्ग की पूरी मदद की थी, तो उसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से निकल के आई थी कि जहां संगठन है, लोग संगठित हैं, लोग एक साथ हैं, वहां पे लोगों को परेशानियां कम हुई, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, ज़रूरतों के अनुसार एक दूसरे की उन्होंने मदद की। इस मदद के अलावा उन्होंने पहल की वहां पर जहां सरकारी योजनाओं का उनको ठीक से फ़ायदा मिल पाए। सरकार ने जो भी योजनाएं अनाउंस की, सरकार ने जो भी फ़ायदे किए, तो इन संगठनों ने उनको खुद ने अपनाया और भी अपने क्षेत्र में लोगों को किया। जैसे नरेगा के काम सबसे पहले उन क्षेत्रों में आरंभ हुए। लोगों के लिए बैंकों तक पहुंचने का काम, सरकारी इतना पैसा लोगों के खाते में सरकार द्वारा हस्तांतरित किया गया, वो जानकारी प्रसारित करने का काम संगठन के द्वारा किया। और आज की समीक्षा में भी ये लगा कि जो सरकार की व्यवस्था थी जिसमें नरेगा और सीधा आर्थिक सहायता दी गई थी सरकार के द्वारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और नरेगा ने एक तरह से जो सरकारी व्यवस्था थी जो पटरी से उतरी हुई थी या चरमराई हुई थी, उसको काफ़ी हद तक सुधारने का काम किया। जैसे लोगों को राशन समय पे मिलने लग गया, योजनाओं का पैसा समय के ऊपर आने लग गया, नरेगा के काम खुल गए, लोगों को मिलने लग गए। तो अब संगठन का आने वाले 6 महीनों में जो एजेंडा बनाया उसमें प्रमुख उद्देश्य यही है कि कैसे जो ये चरमराई हुई सरकारी व्यवस्था पटरी पे आई है, इसको वापस बेपटरी ना होने दिया जाए। हर पात्र व्यक्ति को उसके लिए सरकार की योजना का फ़ायदा मिले। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दस्तावेजों की कमी के कारण इनसे वंचित हो जाते हैं। बैंक की डायरियाँ अपडेट नहीं हो पाती, उनको जानकारी नहीं होती, तो वो फिर योजनाओं का फ़ायदा नहीं ले पाते, या पैसा आने के बाद भी उनको नहीं होता कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो समझ पाएँ। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि संगठन ने तय किया है कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारियों का प्रसार करना, लोगों को ये बताना कि उनकी क्या अधिकार हैं, वो किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, इनका फ़ायदा वो कैसे ले सकते हैं, जिनका फ़ायदा ले रहे हैं उनकी जांच वो कैसे कर सकते हैं, जन सूचना पोर्टल का इस्तेमाल करना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आज चर्चा की और संगठन ने अपने आने वाले 6 महीने का एजेंडा बनाया। धन्यवाद। है ना। साथ ही दूसरा जो मुद्दा था कि बड़ी संख्या में प्रवासी स्थानीय श्रमिक और युवा हैं जो बेरोजगार हुए हैं और अभी तक उनको उनके काम धंधे वापस नहीं मिले। तो संगठन ने अपने आगामी एजेंडे में तय किया है कि संगठन उनके लिए रोजगार के अवसरों से जोड़ने का काम करेगा जो ऑलरेडी उपलब्ध है, जैसे कि स्टेप एकेडमी या अन्य प्रशिक्षण संस्थान जहां पर लोगों के लिए प्रशिक्षण के विकल्प उपलब्ध है और लोग कोई नए हुनर का काम सीखना चाहते हैं तो उनको हुनर के कामों के साथ जोड़ा जाएगा। जो सीधी नौकरियों के अवसर तलाशना चाहते हैं उनको उपलब्ध सीधी नौकरियों के अवसरों से जोड़ा जाएगा, इसमें स्टेप एकेडमी की मदद ली जाएगी। इसके अलावा जो ऐसे प्रवासी लोग अपने गांव वापस आ गए और अब वापस नहीं जा रहे और यहीं खुद का कुछ छोटा मोटा काम धंधा या रोजगार करना चाहते हैं, वो रोजगार स्वरोजगार दुकान से जुड़ा हो सकता है, खेती से जुड़ा हो सकता है, पशुपालन से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो उनको उनके स्वरोजगार करने में उनको मदद देना, मदद है वो आर्थिक मदद भी और तकनीकी मदद भी, तो वो काम संगठन के द्वारा किया जाएगा। और जो लोग नरेगा में काम करना चाहते हैं तो उन लोगों को फिर नरेगा के मार्फत भी रोजगार दिलाने का काम संगठन के द्वारा किया जाएगा। तो जैसा अभी हमने पिछले 4-5 महीनों में जो तस्वीरें देखी
कि कई ऐसे प्रवासी जो कि पैदल भी घरों में लौटे हैं, गांव लौटे हैं, और उनको शहर में, जबकि शहर उनको ज़्यादा मजबूती दे सकता था, शहर उनकी आजीविका को ज़्यादा सुदृढ़ता दे सकता था, उसके बावजूद भी वो गांव की तरफ दौड़े। इन सब के पीछे कारण ये भी है क्योंकि ये जो सीजनल और चक्रीय माइग्रेशन है, इसमें जो व्यक्ति गांव से निकलता है वो सिर्फ शहरों में प्रोडक्शन हेतु जाता है। उनको सिर्फ वहाँ पे शहर में यही दिखता है कि हम काम करें, पैसा कमाएं। शहर भी उनको काम करने वालों की तरह ही डील करता है कि वो काम करने आए हैं, वापस चले जाएंगे। ये कोई इनको और कुछ सुविधाएं देना या बसने बसाने का कोई दूसरा इनका कोई उद्देश्य भी नहीं है। इसी सब के चलते जो पूरी पीड़ा हमारे इन श्रमिकों ने झेली है, और ये समय जो हमने देखा वो कभी भी आ सकता है। और अभी जो दौर चल रहा है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि फिर से लॉकडाउन नहीं होगा या फिर से इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनेगी, क्योंकि ये सारा जो विश्वव्यापी अब हम लोग जो देख रहे हैं, ये बीमारियां बड़े स्तर पे फैल भी रही हैं, और इसके हम यदाकदा सुनते भी रहते हैं कि इस तरह के वायरस फिर से आ सकते हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले फिर चाइना से सुना कि कोई नया वायरस फिर से आया है, और पता नहीं इस तरह की अब वो आने वाले जो दौर हैं उनमें ये वायरल युद्ध भी हो, ऐसा भी संभावना है। तो शहरों में किस तरह से हम अपनी आजीविका को बनाए रखते हुए और अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए कैसे काम करें, इस पे सोचने की बहुत ज़रूरत भी है। मेरा जो अनुभव है, जिस तरह से हमने देखा, और हमने अभी लॉकडाउन के दौरान हमारे युवाओं के साथ बातचीत की जिन्होंने कुछ प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं भी थे उसमें, और जो स्किल्ड रखते थे, ऐसे मज़दूरों से, ऐसे कारीगरों से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें सब साफ यही कहा कि हम गांव में रहते हुए भी, गांव में जब हम थे लॉकडाउन के दौरान, हम कहीं पे भी हमने पीड़ा को झेला नहीं, हमें कहीं किसी प्रकार की आजीविका का भी संकट नहीं आया। जो स्किल्ड लोग थे वो काफ़ी खुश भी नज़र आए और काफ़ी उनको कोई परेशानी आर्थिक रूप से भी झेलनी नहीं पड़ी। दूसरी तरफ सरकारों का भी काफ़ी अच्छा रवैया रहा, और इस दौरान उनको जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो भी मिली, तो एक दुगने उत्साह के साथ लोगों ने जीवन यापन किया। ऐसे लेकिन जो ये तस्वीरें जो हमने शहर से आते हुए देखी, इसके ऊपर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर हम गांव में लोगों के साथ उनके संसाधनों को देखते हुए अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं और उसकी ओर समीक्षा करते हुए अगर हम लोग प्रकृति जनित और कुछ ऐसी तकनीक लोगों के साथ में सिखाते हैं, उनको बताते हैं और लोगों को तैयार करते हैं, तो चाहे ऐसी प्राकृतिक आपदाएं बाद में भी आ जाएं, लेकिन उनको इस तरह से भागना नहीं पड़ेगा और वो जीवन यापन आसानी से कर पाएंगे। एक जो लगता है, जो हमारे दिमाग में भी बात है, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा करके भी देखा, ऐसा नहीं है कि लोग गांव में रहकर कमा नहीं सकते हैं। बात है अवसरों की, और अवसर अगर इस तरह के उनको मिलते हैं जिसमें वो शहर में भी काम कर पाएँ और गांव में भी उन्हीं काम को वो गांव में भी कर पाएँ, तो इससे जीवन ज़्यादा आसान होता है। अभी जो विषमता है, अभी जो विडम्बना है, वो ये है कि शहर में चाहे वो स्किल्ड काम कर रहे हैं जो शहरों के लायक हैं, लेकिन वो काम उनके पास गांव में नहीं है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अगर शहर के अंदर जाकर के और कारपेंटर का काम करता है, या शहर के अंदर जाकर के किसी फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता है, अब वो फैक्ट्रियाँ उसके गाँव में नहीं हैं। लेकिन इसी के उलट अगर वो शहर में जाकर के कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री का काम करता है, टाइल फिटिंग का काम करता है, और वो उस स्किल में अवसर भी पाता है, तो यही कि ये काम उनके गांव में भी, गांव के आसपास टाउन्स में और बड़े गांव में, बड़े कस्बों में उपलब्ध हैं। तो ये इस तरह की स्किल जो कि शहर में भी और गांव में भी लोगों को संतुलित रूप से रोज़गार दें, इस तरह की स्किल को बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, जो गाँव में जो भी लिमिटेड हमारे पास संसाधन है, गांव में अभी भी लोग, अगर हम दक्षिण राजस्थान की बात करें तो 1.5 से 2 बीघा ज़मीन आज भी है, लेकिन हमारे लोग सीधा मक्की बो लेते हैं, या वो इस तरह के कैश क्रॉप के ऊपर नहीं जाते हैं। जबकि आज हम लोग देखें तो कई ऐसी प्राकृतिक संवर्धन के भी काम हुए, संसाधन संवर्धन के भी काम हुए, जिसमें लोगों के पास अब इतना पानी है कि अगर वो कैश क्रॉप में भी जाएं तो कम से कम 4 महीने का जो अभी वो मक्की पाते हैं उसकी जगह वो थोड़ा सा ज़्यादा कैश पा सकते हैं, और उससे बाकी के जो खाने पीने के अनाज वगैरह हैं वो भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह की कृषि के ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो थोड़ी लोगों को व्यावसायिक कृषि की तरफ ले जाती है। इस तरह के स्किल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जो शहरों और गांव दोनों तरफ काम आती हैं। तो इस तरह की इन बिंदुओं पे अगर हम लोग गौर करते हैं तो ये जो परेशानी अभी हमने देखी है, शायद वो आने वाले समय में
उन पे थोड़ा सा कंट्रोल नियंत्रण किया जा सकता है और गांव में भी ज़िंदगियां आसान हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरी जहाँ पे पढ़ाई हुई है विद्या भवन स्कूल में, हम लोग छठी के बाद से व्यावसायिक शिक्षा वहाँ पे आरंभ हो जाती है। आज व्यक्ति का दिमाग थोड़ा तकनीक की तरफ भी झुकाव होता है। ठीक है, वो साइंस पढ़ने वाले और बायोलॉजी और मैथ्स पढ़ने वाले लोग इंजीनियर डॉक्टर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा तबका अभी भी रह जाता है जो शायद इस तरह के व्यवसायों में नहीं पहुंच पाता है। तो अगर हम लोग व्यावसायिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा का भाग बना देते हैं तो एक बहुत बड़ा असर हमारे जो युवा पीढ़ी उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया है और कुछ इसके ऊपर काम हो भी रहे हैं। आज अगर आप टीवी में देखते हैं तो बच्चों को अभी से कंप्यूटर आधारित शिक्षा और उस तरह की शिक्षाओं की तरफ जोड़ा जा रहा है, जो कि आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो कि गांव में बैठा है, जिसके सामने बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के, वो स्कूली शिक्षा भी बहुत ज़्यादा पूरी नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम लोग प्राथमिक स्तर से ही अगर व्यावसायिक शिक्षा को इसका भाग बना देते हैं मूल शिक्षा का, तो जो हमारा जो ग्रामीण तबका है और जो मुख्य धारा से थोड़ा सा मुख्य शिक्षा से पिछड़ भी जाता है, वो भी एक मुख्य धारा की मतलब जो आधुनिक जो दौर है उसमें वो आ पाएगा। और जो ये अपराध हम लोग देख रहे हैं, जो दिन दहाड़े हम लोग सुनते आ रहे हैं कि एक तो हम महिलाओं के प्रति अपराध को भी बढ़ोतरी देख रहे हैं, और साथ के साथ जो ये जो पैसे की लूटपाट या चेन स्नैचिंग, शहरों में जो जिस तरह से कस्बों में ये सब बातें हो रही हैं, इस तरह की चीज़ों पे भी थोड़ी लगाम आ सकती है अगर लोगों को सही से प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया जाए। गोविंद जी, अगर हम लोग शिक्षा में मतलब शिक्षा को काम से और काम के लेवल को शिक्षा से जोड़ते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आज सूचना के अभाव में और अवसरों के अभाव में हम देखते हैं कि BA पास लड़का भी नाकों पे जाके खड़ा है, लेकिन अगर थोड़ा सा उनको अवसर और सूचनाएं सही से पहुंचने लग जाएं तो मुझे नहीं लगता कि लोग जल्दी, बल्कि पढ़ा लिखा कारीगर, पढ़ा लिखा श्रमिक ज़्यादा जल्दी बाज़ार में पकड़ बना सकता है, वो ठेकेदारी की तरफ बढ़ सकता है, और उसके अंडर में जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है वो ज़्यादा आसानी से काम कर पाएगा। तो जागरूक श्रमिक और जागरूक कारीगर होना ज़्यादा अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि BA पास लड़का प्लम्बिंग नहीं कर सकता, BA पास लड़का चिनाई कारीगरी नहीं कर सकता या मार्बल टाइल का काम नहीं कर सकता, बल्कि वो ज़्यादा जल्दी उस काम को पकड़ सकता है और बाज़ार में अच्छी पकड़ बना सकता है। अभी मार्केट में हम जो गैप देखते हैं वो ये है कि कम पढ़ा लिखा कारीगर है, उसके चलते उसके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं वो धोखा खा जाते हैं और उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर के साथ बात नहीं कर पाते हैं, वो कंप्यूटर के से निकले हुए नक्शे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस तरह का गैप हम लोग देखते हैं, तकनीकी गैप। लेकिन इसी में अगर पढ़ा लिखा वर्ग भी आता है इस तरह के कंस्ट्रक्शन के कामों में, या जो बेसिक काम हैं जिसमें आज ज़्यादा से हज़ारों लाखों मजदूरों की ज़रूरत आज कंस्ट्रक्शन के काम में, लेकिन उसमें वो पढ़ा लिखा वर्ग दूर रहता है और वो शर्म करता है कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं बना है। जबकि अगर वो आता है तो जल्दी से उस पर पकड़ बना सकता है और जल्दी से वो मार्केट में उसकी पकड़ हो सकती है और वो और लोगों को अच्छा रोज़गार दे सकता है अपने अंडर में। और एक आदर्श वातावरण जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या रिटेल सेक्टर में, वो बन सकता है। मालिकों और मज़दूरों के बीच में एक आदर्श वातावरण बन सकता है। जो ये धोखेबाजियाँ हो रही है उनसे दूर हो सकता है, और ये जो अपराध हो रहे हैं उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है अगर पढ़ा लिखा वर्ग ये शर्म छोड़ दे कि मैं इस काम को क्यों करूं, मेरे लिए तो सरकारी नौकरियां बनी है। हम देख रहे हैं कि सरकार में नौकरियां नहीं है, ठेकेदारी का प्रथा है और ठेकेदार पूरी मलाई ले जाते हैं। पढ़ा लिखा वर्ग होने के बावजूद वो मज़दूरों से कम कमा रहा है। 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में लड़के काम कर रहे हैं, और अगर वो कारीगरी की तरफ आते हैं तो वो 15 से 20 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हैं। लेकिन ये सोच बनी नहीं है अभी तक।